तो आज हम फिर हाजिर हैं अपने नए शुमारे खबरों की तह तक यानी खबर की तह तक के साथ। आज जम्मू कश्मीर की जिन दो खास खबरों पर हम उसके तह तक में जाने की कोशिश करेंगे उनमें से एक है वहाँ के सियासी हलचल, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में जो JKPC के चीफ सज्जाद लोन ने जो स्टेटमेंट दिया है या जो तारिक हमीद कर्रा का स्टेटमेंट आया है या बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर का स्टेटमेंट आया है, ये तमाम चीज़ें मिलकर ये बता रही है कि कहीं ना कहीं जो एक पॉलिटिकल क्राइसिस है विद इन द कोलिशन पार्टी यानी बरसर इक़्तिदार जमातों के बीच वो अब गहरी होती जा रही है और इसलिए उसके तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो उस पर अपना अपना से अपना अपना जो टेक है वो उस पर लेना चाहते हो, कोई पीछे नहीं रहना चाहता। और अब तो बात यहाँ तक पहुँच गई है कि क्या वाकई जम्मू कश्मीर बरसर इक़्तिदार जमात जो है उसकी जो बड़ी जो पार्टनर है यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्या वो डबल गेम कर रही है? इस पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि सज्जाद लोगों ने इस तरफ इशारा किया। दूसरी, जम्मू कश्मीर इन दिनों अब जो हालात वहाँ पर जो तो हमने सियासी हालात की बात की, अब हम बात करेंगे मौसमी हालात की। वहाँ की मौसम में तेज़ी से वहाँ पर जो दर्जे हरारत है वो गिरता चला जा रहा है और आपको याद है, आप जानते हैं इस चीज़ बखूबी की जो चिल्ले कलां जो मशहूर है वहाँ के लिए, तो उसके बहुत करीब अब ये मौसम चला गया है। और ऐसे में जब हालात बिगड़ते हैं तो इंतज़ामिया पर सवाल उठता है कि इंतज़ामिया ने तैयारियाँ कैसी की हैं, कितनी की हैं। इन दो चीज़ों पर हम खासतौर से चर्चा करेंगे कि इंतज़ामिया की तैयारी कैसी, चूँकि इंतज़ामिया बुलंद बांग दावे कर रही है और ये फिर एक बार कहीं ना कहीं एसिड टेस्ट होगा उमर अब्दुल्ला हुकूमत के लिए। तो क्या ख्याल है शौकत, पहले मौसम या फिर पहले सियासत? मुझे लगता है कि सियासत पे ही पहले किया जाए। पहले सियासत बात होनी चाहिए। चलिए ठीक है, क्योंकि सियासी डगर अगर मजबूत हो तो शायद मौसम की मार को भी का सामना किया जा सकता है और दीगर चैलेंज से भी निपटा जा सकता है। बिल्कुल। तो मुझे पहले ये बताएं शौकत कि इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं, क्या वाकई जम्मू कश्मीर में बरसर इक़्तिदार जमात, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच जो खींचतान चल रही है, क्या ये उस मकाम पर पहुंच गई कि बस अब ईंट की आखिरी दीवार या यूँ कह रहे ताबूत में आखिरी कील ठोकने जैसा है कि और वहाँ पर उनका जो इत्तेहाद है वो ख़त्म हो जाएगा, टूट जाएगा? देखिए विशाल, जिस तरह से बयानबाजी हो रही है उससे तो ऐसा लग रहा है कि नाराज़गी अपनी पीक पे है। उस पर तेल डालने का काम सज्जाद लोन कर रहे हैं। अच्छा, सज्जाद लोन का कल का बयान अगर हम देख लेंगे, 2 दिन पहले का बयान, उन्होंने कहा कि फादर सन फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला दो अलग अलग लाइन्स पे हैं। फारूक अब्दुल्ला प्रो कांग्रेस है, प्रो इंडिया अलायंस है। फारूक अब्दुल्ला वोट चोरी की बात करते हैं, उन इश्यूज़ की बात करते हैं जिनकी बातें इंडिया अलायंस करती है, वो इश्यूज़ उठाते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं जो इंडिया अलायंस के इश्यूज़ हैं। जबकि उमर अब्दुल्ला उसके बरक्स कर रहे हैं। ठीक है, बिहार में हार जाती है बरक्स मतलब क्या? बरक्स मतलब क्या? मतलब जो उनका ओपिनियन है, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है वो उससे थोड़ा डिफरेंट है। जैसे बिहार इलेक्शन पे कई सारी चीज़ें सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला दूसरी लाइन ले रहे हैं कि नहीं, इंडिया अलायंस में कामियाँ हैं, इंडिया अलायंस में खामियां हैं, वहाँ रीजनल पॉलिटिक्स और रीजनल पार्टीज़ को इन हैंड नहीं लिया जाता है। ठीक है, उनको नज़रअंदाज किया जाता है, उनके पॉइंट्स को, उनके खदशात को पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, और फिर अंदरूनी रस्साकशी है, तो वो ये सब चीज़ें बोल रहे हैं। जबकि फारूक अब्दुल्ला की लाइन वो है जो इंडिया अलायंस बोल रही है, बिहार इलेक्शंस के बाद जैसे वोट चोरी है, बाकी सब फ्रॉड, उन चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, दूसरी चीज़ तो अब तो थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँगा। इसी बीच तो कहीं ना कहीं चौधरी रमज़ान जो राज्यसभा के नए मेंबर हैं अभी, उन्होंने भी दूसरी तरह की एक बात कह दी थी कि जम्मू कश्मीर में जो चुनाव इंतखाबात जो हुए हैं वो फ्री एंड फेयर इंतखाबात हुए हैं। वो भी कहीं ना कहीं उसी लाइन को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है जो उमर अब्दुल्ला का स्टैंड। बिल्कुल, जो उमर अब्दुल्ला का स्टैंड है। यहाँ मैं एक और चीज़ बताऊँ, कांग्रेस, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि क्या अब वो वक्त आ गया है कि जम्मू कश्मीर में NC और कांग्रेस का इत्तेहाद खत्म हो जाए। देखिए, कांग्रेस के जो लीडरशिप है या कांग्रेस का जो कैडर है उसमें मुझे लगता है कि नाराजगी तो है, वो साइड लाइनड फील कर रहे हैं। ठीक है, खुल के अब वो बोल भी रहे हैं। तारिक हमीद कर्रा ने भी बोला, दीगर लीडर्स ने बोला, तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि इतना भी कहा कि भाई अगर हमको ऐसे ही साइड लाइन किया गया तो हम कहीं इस चीज़ पे ना मजबूर हो जाएं कि हम अलायंस से अलग हो जाए। लेकिन जब उनसे वापस सवाल किया गया कि क्या मतलब कब हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है, उन्होंने उस पर क्लियर भी जवाब नहीं दिया। तो हम शायद ये भी नहीं अभी कह सकते हैं कि नहीं रिसेंट डेज में ऐसा हो सकता है, आने वाले दिनों में। लेकिन ये है कि अंदर अंदर नाराजगी बढ़ती जा रही है। अच्छा, बीजेपी भी जाहिर सी बात है कि बीजेपी अपोजिशन जमात है और बीजेपी के सामने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का इत्तेहाद है। तो बेशक अगर ये इत्तेहाद टूटता है तो बीजेपी के लिए तो अच्छी बात होगी, बीजेपी तो इसको बुरा तो नहीं मानेगी नहीं। और इसलिए बीजेपी कहीं ना कहीं ये कह रही है, अल्ताफ ठाकुर का स्टेटमेंट आया है, पठानिया का स्टेटमेंट पहले भी आ चुका है, जब उमर अब्दुल्ला ने यह कहा था कि इंडिया अलायंस जो है उसको लाइफ सपोर्ट पर है और हो रहा हो कि वो ICU में चले जाए। तो अल्ताफ ठाकुर का स्टेटमेंट ये आ रहा है, वो कह रहे हैं कि दरअसल ये दोनों में ही नहीं, न सिर्फ ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच तजाद है, बल्कि विद इन NC भी तजाद है। हाँ,
क्योंकि ये क्या है? क्योंकि देखिए, जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला के और उमर अब्दुल्ला के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, या अब अगर रूहुल्लाह के भी स्टेटमेंट्स आप उसमें जोड़ सकते हैं, तो अब दो ही नहीं, अब ऐसा लग रहा है कि 3 फ्रंट है विद इन द नेशनल कॉन्फ्रेंस। फारूक अब्दुल्ला का एक नज़रिया है, एक तरीक़ाकार है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है। उमर अब्दुल्ला थोड़ा उससे डिफरेंट दिख रहे हैं, और आगा रूहुल्लाह तो अलग ही लाइन पे चलते हैं, उनके अपने अलग ही लाइन है। तो बीजेपी के लिए तो मौका है उनको ये करने। ये तो मुझे सिर्फ बीजेपी नहीं, बहुत सारे हल्के ऐसे बोल रहे हैं कि भाई अलग अलग पार्टी में ही थोड़ा सा तजाद है, अलग अलग लाइन्स हैं। चलिए, मैं फाइनल क्वेश्चन कर रहा हूँ। खबर की तह में, इस खबर के तह में क्या है ये बताएं। इस खबर के तह में क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल गिमिक है, या वाकई एक कहीं ना कहीं डिसएग्रीमेंट है बहुत संगीन किस्म का? मैं ये जानना चाहता हूँ, खबर के तह में क्या है? मुझे लगता है डिसएग्रीमेंट तो है, लेकिन उतना संगीन पे उतना अभी नज़र नहीं आ रहा है, जितना जिस तरह की बयानबाजी तेज़ हो रही है, लेकिन अंदर उतना कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि जिस तरह के जब एक्सट्रीम पॉइंट उठाने की, एक्सट्रीम स्टेप उठाने की बात आ रही है, मुझे लगता है वहाँ तक अभी नौबत नहीं, वहाँ तक नौबत नहीं पहुँची है। चलिए देखते हैं क्या होता है। खबर की तह में शायद यही है। अब दूसरी जो खबर हमने आपसे जिक्र किया था कि मौसम का बदलता रुख और जो दर्ज हरारत पर लगातार ग्राफ नीचे जा रहा है, उसने कई मुल्क मतलब जो मुल्क के जो हिस्से हैं, खासतौर से चाहे जितने भी पहाड़ी इसमें रियासत आते हैं, चाहे उसको हम उत्तराखंड ले लें या हिमाचल प्रदेश ले लें या जम्मू कश्मीर खासतौर से इसका वादी कश्मीर में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो ऐसे में वादी कश्मीर में जैसा पिछले सालों में, गुज़श्ता बरसों में हमने देखा है कि कई बार ऐसा लग रहा है कि इंतज़ामिया कहाँ है, वो तो नज़र ही नहीं आ रहा है। तो क्या इस बार भी कुछ ऐसी हालात है, या इस बार चूंकि एक चुनी हुई सरकार है तो वो कहीं ना कहीं वो अपने प्रेजेंस को साबित कर रही है, चूंकि दावे हो रहे हैं कि काफ़ी तैयारियाँ हैं। शौकत, आप कैसे देख रहे हो, कैसी तैयारियाँ हैं, कैसे दावे हैं? विशाल, इसमें मैं पहले एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि अभी जैसे देख लीजिए, बहुत ठंडा मौसम है कश्मीर में, सर्दी बहुत है, लेकिन अभी तक बर्फबारी नहीं हुई है। तो ये एक तशवीश का बायस है, क्योंकि खुश्क सर्दी में क्या है कि ये हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर सेक्टरों के साथ साथ ये इंसानी सेहत के लिए भी बहुत मुज़र है। इसमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जो बुजुर्ग अफराद होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके लिए बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। तो अगर बर्फबारी और बारिश हो जाती है तो उसके बाद थोड़ा सा हालात चेंज होता है, और थोड़ा सा टेम्परेचर में भी डिफरेंस आ जाता है। तो मुझे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो मौसम है वो आम आदमी के लिए बाइस तशवीश है। बहुत सारे वाटर बॉडीज़ भी हैं, उन पर इफ़ेक्ट पड़ रहा, ये जो है पानी की कमी हो रही है, ठीक है। अब जहाँ तक तैयारियों की बात है, अभी कल ही हम अगर देखेंगे, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा मैं, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर से डीसी श्रीनगर की बात करेंगे, तो उन्होंने कहा था कि हमने 45 मशीनें हमारे पास रेडी हैं, स्नो कटर्स। सबसे उसमें बड़ी 2 चीज़ें उसमें आती हैं प्रॉब्लम्स। एक तो स्नो साफ करना रोडों से, अगरचे सिटीज़ में जो बड़े रोड है, अहम रोड है, हाईवे, उन पर जल्दी किया जाता है, लेकिन जो कनेक्टिंग रोड्स हैं, जो दूर दराज इलाके हैं, गाँव देहात हैं, वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम आ जाता है। कई बार तो हमने देखा कि हफ्तों तक बर्फ़ नहीं हटाई गई, ट्रांसपोर्टेशन बंद रहा। तो दावे, मीटिंग है तो बहुत पहले भी हुई है। अब इस बार उमर अब्दुल्ला हुकूमत के लिए ये भी एक चैलेंज रहेगा। मैं वही कह रहा हूँ कि लोगों को देखना चाहिए। बार आपने जो देखा वो कई ऐसे बरस गुजरे जब चुनी हुई सरकार का फुकदान था, सरकार नहीं थी वहाँ 2018 से लेकर, लेकिन अभी इस सरकार वहाँ चुनी हुई है। तो क्या इस बार भी ऐसा ही होगा, या इस बार सरकार को चूंकि बडगाम के हालात भी बहुत कुछ पैगाम दे रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि इस बार वाकई जो तैयारियों का दावा है वैसा अमल भी होता नजर आएगा? बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें, जो एक एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूं कि जो स्मार्ट मीटर्स और बिजली फीस का इशू है, मुझे लगता है रूहुल्लाह की नाराजगी के साथ साथ एक बहुत बड़ा फैक्टर वो भी था बडगाम इलेक्शन हारने का नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। तो अब एक चीज ऑलरेडी थोड़ा सा लोगों में नाराजगी पाई जा रही है कि जो एनसी ने वादे किए थे वो उस तरह से पूरे नहीं हो रहे हैं, जो उस तरह से काम नहीं हो रहा है जिस तरह से होना चाहिए था। तो मुझे लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस और हुकूमत के लिए एक बड़ा मौका है। ये विंटर में हर बार प्रॉब्लम होती है कश्मीर को, बहुत सारी बिजली है, पानी है, सड़कों से बर्फ हटाने का काम है, अफसरान नहीं रहते हैं अवेलेबल, बाकी सब चीज़ें। तो मुझे लगता है अगर इस विंटर में वो इन चीज़ों पे छोटी छोटी जो बज़ाहिर दिखती हैं, लेकिन ये बहुत मैटर करती है, आम आदमी के लिए बहुत इन पे इम्पैक्ट है। अगर इस पे काम होता है, इस पे अच्छे से विंटर में ये काम करते हैं, लोगों की मुश्किलात कम करते हैं, मुझे लगता है कि गुडविल हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करनी चाहिए और ऐसी उम्मीद भी रखनी चाहिए कि गुडविल हो जाए, और जो सियासी हालात हैं और जो मौसमी हालात हैं, दोनों कुछ इस तरह से ही बदलें कि जम्मू कश्मीर की आवाम का इसमें नुकसान ना हो, भला हो। बहुत शुक्रिया, आप देख रहे थे खबर के तह तक अपने मेज़बान विसाल और शौकत के साथ। हमें दें इजाज़त, और अगले शुमारे में हम फिर हाजिर होंगे, आपसे फिर होगी मुलाकात।